जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, अपना चल रहा था राजस्थान के प्रमुख राजवंश। इससे पहले अपन ने प्राचीन सभ्यताएं पढ़ ली और प्राचीन सभ्यताओं का टॉपिक पूरा हो गया था। जो भी स्टूडेंट नए जुड़े हैं उनको जाके ज़रूर देखें और रोज़ अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, उसको भी ज़रूर लें। और अब अपना चल रहा है राजस्थान के राजवंश, प्रमुख राजवंश, जिसमें मेवाड़ राजवंश चल रहा है और अपन राणा सांगा पढ़ेंगे आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। राणा सांगा। राणा सांगा राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक रहा। राणा सांगा का शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक रहा और राणा सांगा का जन्म अप्रैल 1482 ईस्वी में कुंभलगढ़ के दुर्ग में हुआ था। और राणा सांगा का जो राज्याभिषेक वह 1509 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में हुआ था स्टूडेंट्स। और राणा सांगा उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ, क्योंकि राणा सांगा के चारों भाई अपने आप को राणा सांगा के 3 भाई और थे, पृथ्वीराज, जयमल व राज सिंह और सांगा। चारों ही स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। चारों ही योग्य थे और अपने आप को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इस कारण उनमें संघर्ष होना स्वाभाविक था। अंततः इन के अंदर संघर्ष हुआ और उत्तराधिकारी संघर्ष के दौरान सांगा का सहयोग अजमेर के करमचंद पंवार ने किया था, क्योंकि सांगा और सांगा के भाइयों में पहले ही युद्ध हो गया था उत्तराधिकार को लेकर। तो सांगा के भाई सांगा को मारना चाहते थे और उन्होंने उस पर हमला कर दिया, तो वो मेवाड़ छोड़कर चले गए थे और अजमेर में करमचंद पंवार के यहाँ रहे और उनके वहाँ पे एक साधारण मजदूर की तरह कार्य करते थे। लेकिन प्रतिभा छुपी नहीं रहती स्टूडेंट्स, और उनको पता लग गया कि ये मेवाड़ के राजकुमार है। और जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ उसमें करमचंद पंवार ने सांगा का सहयोग किया और अंततः सांगा विजयी रहे और सांगा शासक बन गए। और कहा जाता है कि सांगा के शरीर पर 80 घाव थे और इसी वजह से कर्नल जेम्स टर्ड ने सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष कहा था, क्योंकि उनकी एक आंख, एक पैर और एक हाथ कटा हुआ था, फिर भी वो युद्ध लड़ रहे थे। इसलिए कर्नल जेम्स टर्ड ने उन्हें सैनिकों का भग्नावशेष कहा। और आगे 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। तो स्टूडेंट्स, 1517 ईस्वी में राणा सांगा ने खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया और ये खातौली आधुनिक बूंदी में है। और फिर 1518 ईस्वी में बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को परास्त किया। बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी की सेना को दोबारा परास्त किया और इससे राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बन गया। राणा सांगा उत्तर भारत का शासक। उसके बाद 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध हुआ और गागरोन का युद्ध राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के मध्य हुआ। इसमें भी सांगा विजयी रहे। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। 1526 ईस्वी में बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। तो स्टूडेंट्स, क्या है, बाबर भी महत्वाकांक्षी शासक था। वो भी उत्तर भारत में अपना राज्य स्थापित करना चाहता था और उत्तर भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक केवल राणा सांगा थे। तो ये बात बाबर भी जानता था कि भाई राणा सांगा से युद्ध करना ही पड़ेगा अगर उत्तर भारत में बढ़ना है तो। और राणा सांगा भी
हिंदू धर्म के संरक्षक भी थे और वो भी किसी विदेशी ताकत को अपने राज्य में घुसने नहीं देना चाहते थे। हालांकि बाबर ने ये आरोप लगाया था कि महाराणा सांगा ने उन्हें आमंत्रित किया था युद्ध के लिए और महाराणा सांगा पर वचन भंग का आरोप भी लगाया कि राणा सांगा ने सहयोग करने का वचन दिया था कि राणा सांगा बाबर जब दिल्ली पर आक्रमण करेंगे तो राणा सांगा सहयोग करेंगे और राणा सांगा ने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात निराधार है क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। दोनों ही राजा अपने आप में महत्वाकांक्षी थे। सांगा भी महत्वाकांक्षी थे और बाबर भी महत्वाकांक्षी थे। तो युद्ध तो अवश्यंभावी था क्योंकि दोनों ही अपने आप में एक महान ताकत थी। तो युद्ध होना अनिवार्य हो गया था। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 ईस्वी में सांगा व बाबर के मध्य हुआ और इसमें सांगा विजयी रहा। तो स्टूडेंट्स इसमें जो बयाना का युद्ध था इसमें बाबर स्वयं नहीं आया था, बाबर का सेनापति आया था इस युद्ध में और विजय सांगा की रही। पर अपने राजपूत शासक बहुत वीर थे, योद्धा थे, सब कुछ थे, पर उनमें एक कमी थी। एक तो वो शरणागत को माफ़ कर देते थे, तो इसका फायदा सामने वाला उठा लेता था। और जीत के बाद सांगा ने ना तो भागती हुई सेना का पीछा किया ना कुछ। तो फिर क्या है कि जब बाबर ने उसकी प्रशंसा सुनी कि भाई जो राजपूत योद्धा है किस तरीके से लड़ते हैं, किस तरीके से नहीं लड़ते, सारा जायजा लेने के बाद बाबर को हो गया कि अपन जीत नहीं सकते तो उसने फिर कूटनीति से काम लिया बाबर ने और सांगा के विरुद्ध अभियान जारी रखा और सांगा जीत की और मतलब कोई युद्ध की तैयारी वगैरह नहीं की और अपने हिसाब से वापस बैठ गए। और फिर इसका दोबारा खानवा का युद्ध हुआ 17 मार्च 1527 ईस्वी को भरतपुर की रूपवास तहसील में और इसमें विजय कौन हुआ? विजय बाबर हुआ। तो इस युद्ध में बाबर की विजय का प्रमुख कारण था पुलवामा पद्धति व तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग। बाबर ने भारत में प्रथम बार प्रयोग किया था। स्टूडेंट्स ये भी क्वेश्चन बन सकता है जैसे कि बाबर सर्वप्रथम तोपखाने का प्रयोग भारत में किसने किया? तो बाबर ने किया। सर्वप्रथम पुलवामा पद्धति का प्रयोग किसने किया? तो स्टूडेंट्स बाबर ने किया था। तो इस तरीके से अपन देख सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये खानवा का युद्ध तो कई बार कंपटीशन के एग्जामों में आ चुका है 17 मार्च 1527। इसकी तो डायरेक्ट डेट ही पूछते हैं कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। बयाना का युद्ध भी आ चुका कई एग्जामों में 16 फरवरी 1527 ईस्वी को। तो और ये गागरोन का युद्ध भी आया हुआ है बाड़ी। तो ये सारी जो डेट है इनको आप स्टूडेंट्स गौर से देखना क्योंकि ये सारी इम्पोर्टेंट है और ये सारी एग्जाम में आई हुई है। तो बाबर ने राणा सांगा को जीतने के लिए पुलवामा पद्धति का प्रयोग किया, तोपखाने का प्रयोग किया और जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा ऐसे होता है कि जब बाबर के सैनिक डर गए और उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया तो बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने के लिए नारा दिया अपने सैनिकों में कि युद्ध होगा, अनिवार्य है युद्ध तो, और जो लड़के मरेगा वो अल्लाह के लिए लड़ेगा। उसने नारा दिया कि सीधे जो युद्ध में शहीद हो जाएगा वो वीर गति को प्राप्त होगा और सीधे अल्लाह से मुलाकात होगी और जो जी जाएगा वो यहाँ पे गाजी कहलाएगा। और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी और उसने अपने शराब पीने के प्याले और चांदी के बर्तन गरीबों में बंटवा दिए और दान करवा दिए। तो इससे थोड़ा सा सैनिकों का मनोबल बढ़ा कि राजा इतना सारा कर रहा है, बाबर इतना सारा, तो अल्लाह हमें बचाएगा, अल्लाह हमें मरने नहीं देगा। ऐसे सैनिकों का मनोबल बढ़ा। और एक तमगा कर होता है, धार्मिक कर मुसलमानों से लिया जाता था, तो इस तमगा कर को भी बाबर ने हटा दिया। तो इससे क्या है कि सैनिकों का मनोबल बढ़ गया कि अल्लाह हमारे साथ है, जिहाद के नारे की वजह से। और युद्ध बाबर जीत गया क्योंकि तो
राजपूत योद्धा बहुत बहादुरी के साथ लड़े थे। पहला वार तो इतना खतरनाक था कि एक बार तो मतलब जो बाबर की सेना है ना उसमें खलबली मच गई थी। लेकिन तुलुगामा पद्धति ऐसी थी कि मतलब चारों तरफ से शत्रु को घेर लिया जाता था और एक रिजर्व टुकड़ी भी, मतलब जो युद्ध नहीं करने वाली टुकड़ी को भी रिजर्व रखा जाता था। जो मतलब राजपूत योद्धा तो सारे ही लड़ने लग गए और लड़के वो थक गए और फिर उसके बाद उन्होंने क्या है कि उस फ्रेश सेना को भेजा जिसने युद्ध नहीं किया। तो आप जानते हो थके हुए सैनिक तो थके हुए होते हैं, और फिर तोप खाने का प्रयोग किया। तो तोप खाने के आगे भारतीय ये बाबर की राणा सांगा की सेना टिक नहीं पाई। पाती पर्वन प्रथा, पाती पर्वन प्रथा के अंतर्गत राणा सांगा की सेवा में 9 राजा, 7 राव और 104 सरदारों ने सहयोग किया। ये राणा सांगा की तरफ से लड़े थे 9 राजा, 7 राव और 104 सरदार। क्योंकि उस टाइम एक भी मतलब राजा ऐसा नहीं था जिसने राणा सांगा से विश्वासघात किया हो। राणा सांगा की तरफ से सब बड़ी वीरता के साथ लड़े थे। और पाती पर्वन प्रथा के अंदर हिंदू धर्म का सबसे बड़ा संरक्षक उस टाइम राणा सांगा को ही माना जाता था। और उसके झंडे के नीचे ये राजा 9 राजा, 7 राव, 104 सरदार हमेशा उनको तैयार रहते थे राणा सांगा की सहयोग के लिए। सांगा की सेना का नेतृत्व हसन खां मेवाती ने किया था। देखो स्टूडेंट्स, ये नहीं है कि भाई हसन खां मेवाती एक मुस्लिम था, लेकिन उसने फिर भी सांगा की सेना का नेतृत्व किया और बड़ी वीरता और बहादुरी के साथ लड़ा और वह मारा गया। और 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो गई। हुआ क्या है स्टूडेंट्स कि सांगा के एक तीर आके लग गया और वह मूर्छित हो गया युद्ध भूमि में। सांगा युद्ध भूमि में मूर्छित हो गए और उनके स्थान पर झाला अज्जा ने राजकीय छत्र धारण किया और वो भी लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। और उस युद्ध भूमि से उनको बचा के दूसरी जगह ले जाया गया, दौसा के बसवा में ले जाया गया। वहाँ पे जब उनको होश आया तो उन्होंने वापस युद्ध लड़ने की इच्छा जाहिर की कि मैं तो युद्ध का हार का बदला लेकर ही जाऊंगा। तो इससे अब युद्ध से राजपूत सैनिक काफ़ी थक चुके थे और वो सोच रहे थे कि अब युद्ध ना हो तो ज़्यादा सही हो। तो सबने सांगा को समझाया भी, लेकिन उन्होंने बिना लड़े तो जाने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगा जब तक मैं अपनी हार का बदला बाबर से नहीं ले लूँ। और माने नहीं, तो वो जब नहीं माने तो सांगा के ही सरदार जो युद्ध नहीं चाहते थे उन्होंने उसको विष दे दिया और उनकी मृत्यु हो गई। 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो गई और इनका समाधि स्थल मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनाया गया। और इनकी जो छतरी है वो 8 खंभों की है, महाराणा सांगा की छतरी। और स्टूडेंट्स, सांगा का चबूतरा बसवा दौसा में बना हुआ है। इसी के साथ हमारी क्लास पूरी हुई। धन्यवाद। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जिन बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी वो ज़रूर जाएं, उस क्लास को ज़रूर देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये राजस्थान के राजवंश टॉपिक हमारे रीट की एग्ज़ाम में तो खैर है ही, वो तो साफ साफ लिखा हुआ है, पर राजस्थान की जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजवंश लगभग सभी के सिलेबस में है। और अपन डीपली पढ़ेंगे जब भी जाके पार पड़ेगी, क्योंकि अपन ने देखा था कि रीट में क्वेश्चंस अधीनस्थ सेवा बोर्ड कोई भी एग्ज़ाम लेता है तो वो विस्तृत ही सिलेबस विस्तृत तरीके से ही पूछता है और विस्तृत ही अपन को इसकी नॉलेज होनी चाहिए। इसलिए स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े क्लास से और इसका फ़ायदा लें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।